नमस्कार, मैं सुजल दवे। 24 साल की पत्रकारिता में मैंने प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया, अलग अलग मीडिया के दोनों पीढ़ियों में मैंने काम किया है। शुरुआती दिनों में मैं संदेश में क्राइम रिपोर्टर था। उसके बाद संपादक के रूप में मैंने 7 साल जीटीपीएल में भी सेवा दी। मैं एडिटर इन चीफ भी निर्माण न्यूज़ में रहा। इंडिया न्यूज़ को भी हेड किया और के न्यूज़ में ग्रुप एडिटर की हैसियत से मैं सेवा दे रहा था और अपनी निजी बीमारी के कारण आखिरकार मैं सेवा मुक्त हुआ और अभी स्वतंत्र पत्रकारिता में कर रहा हूं। मैं अपना ये परिचय आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि आज के इस मुद्दे की जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसमें मुझे अपना परिचय देना बहुत जरूरी था। आगे आप इस चीज को समझ जाएंगे। लेकिन एक लंबे अध्ययन के बाद मुझे पता चला है और जो रिसर्च में तथ्य बाहर आए वो बड़े भयावह है। मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों से इस तथ्य को आप लोगों से साझा कर लूं। भारत में अभी परिस्थिति जो है वो वाकई भयावह है। महंगाई आसमान को छू रही है। दिन ब दिन बढ़ते पेट्रोल के, डीजल के जो दाम है वो हकीकत में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि चुनाव के पहले यही पेट्रोल, यही डीजल हमें कुछ तो सस्ता मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ वैसे ही पेट्रोल के दाम जो थे उससे भी बढ़ गए हैं और अभी बढ़ भी रहे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बढ़ते पेट्रोल के दाम क्या हम लोग अफोर्ड करने के लायक है, काबिल है? अगर है तो रोजगार को लेकर हम हमेशा क्यों चिंतित रहते हैं? क्यों हमारे पास रोजगार क्या इतना है कि हम 105 106 रुपये का पेट्रोल आराम से भरा कर हम घूम सकते हैं? यही सब चर्चा है। इसी चर्चा के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, एक रिसर्च के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें पता चला है कि आप लोगों को बेजुबान करके एक अलग प्रवाह में ले जाने की जो भूमिका अदा की है, तो भारत में 2 संस्थानों ने की है। एक है मीडिया और दूसरी है सोशल मीडिया। मीडिया के बारे में आप बहुत बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सोशल मीडिया आपको किस तरह से खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो खुद आप नहीं जानते। आपकी जेब में पड़ा हुआ आपका मोबाइल ही एक बम है। वो दिन ब दिन आपको अपनों से दूर ले जा रहा है, भारत को खोखला कर रहा है और भारत को खोखला करते हुए दीमक की कामगिरी पे, दीमक की जो काम करने की क्षमता है उसमें आप एक ताली बजा रहे हैं। यही ताकत है सोशल मीडिया की। पर दोस्तों, यकीन मानिए, सोशल मीडिया जब भारत में आया था तो उसका उद्देश्य ये नहीं था। सोशल मीडिया जब भारत में आया था तो उद्देश्य था कि हमारे जो परिजन रोजी रोटी की तलाश में भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए, विदेश में रहते हैं, उनसे हम निःशुल्क रूप से बात कर सके, इंटरनेट के माध्यम से बात कर सके। उसके लिए फेसबुक का आविष्कार किया गया था, व्हाट्सएप का आविष्कार किया गया था, इंस्टाग्राम का आविष्कार किया गया था। लेकिन याद रखिए, जो चीज अच्छी होती है उसकी एक तस्वीर बुरी भी होती है। ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हमें अपनों से जोड़ने के लिए लाए गए थे, हमारे देश की राजनीति ने उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हमें अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो आप अपने घर में जाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में जितने भी परिजन हैं वो सारे स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो स्मार्ट हुए कि नहीं हुए उसमें आपको मंथन करना चाहिए। जितने भी स्मार्टफोन आपके परिजन यूज कर रहे हैं, वो घर में आप एक अलग भारत को देखेंगे। आपका भारत आपके कमरे में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। आपके पिताजी के कमरे में एक अलग भारत है, आपके बड़े भाई के कमरे में एक अलग भारत है, आपकी छोटी बहन के कमरे में एक अलग भारत है। और ये सारे भारत आपके घर के ड्राइंग रूम में इकट्ठा होके एक गंभीर चर्चा के रूप में आ जाते हैं। और वो चर्चा इतनी भयावह हो जाती है कि आप अपने पिताजी को गलत मानने लगे हैं, बाप अपने बेटे को गलत मानने लगा है, माँ अपनी बेटी को गलत मानने लगी है, माँ बेटे का साथ देकर अपने पति के साथ झगड़ा करने लगी है कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो सही है। ये इफेक्ट है सोशल मीडिया के। आप लोगों के
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रोजाना हजारों मैसेज आते भी होंगे। शुरुआत करते हैं फालतू के मैसेज गुड मॉर्निंग से। याद रखिए, आपको गुड मॉर्निंग भेजने वाले लोग खलियल लोग हैं, बिल्कुल खलियल लोग हैं, जिनके पास सोचने की न क्षमता है, न उनके पास कोई काम है। वो आपको केवल गुड मॉर्निंग भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको गुड मॉर्निंग भेजकर शुभचिंतक की यादी में, शुभचिंतक की सूची में अपना नाम लिखाने वाले ये आपके स्नेही, जब व्हाट्सएप नहीं था तो आपका कितना ख्याल रखते थे, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। खैर, लेकिन ज्यादातर मैसेज आप लोगों को जो मिल रहे सोशल मीडिया पे वो गलत ही होते हैं। और जो भयावह तथ्य सामने आया है, तो सबसे ज्यादा मैसेजेस वो भी गलत आपको आपके परिवार परिजन के माध्यम से ही मिलते हैं। इसमें गलती आपके परिजन की नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हिंदू सेना, गौरक्षक, भारतीय सेना, सनातन धर्म, जागो हिंदू जागो, कई ऐसे फर्जी अकाउंट बन चुके हैं जिसमें आपके परिजन कई अपेक्षाओं के साथ, या हिंदू धर्म को बचाने के साथ, या हिंदू को जगाने के साथ की इच्छा से ऐड हो जाते। वहां से उन्हें हजारों फेक मैसेज मिलते हैं, वो आप लोगों से साझा करते हैं। और आपके पिताजी ने मैसेज भेजा है, आपकी माताजी ने मैसेज भेजा है, आपके मामा ने भेजा है, दादा ने भेजा है, नाना ने भेजा है, नानी ने भेजा है, और शादियों में रूठने वाले फूफा ने भेजा है, फूफा जी को बुरा लग जाएगा, ये मानकर वो सारे मैसेज लोगों में बांट रहे हैं। यानी कि इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बने हुए फर्जी ग्रुप जो झूठ बहाते हैं, आपके परिजन उनमें से कटोरे भरते हैं और वो कटोरे आप तक पहुंचाते हैं और आप दूसरों तक, और वही प्रक्रिया आगे चलती जाती है। चंद मिनटों में एक झूठ वो बेनकाब हो उसके पहले लाखों लोगों की जेब में व्हाट्सएप के माध्यम से दिमाग में पहुंच जाता है। यही तो इसकी भयावहता है। अब इससे बच कैसे जाए? लेकिन बचने के नुस्खे जानने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सोशल मीडिया का जो आविष्कार हुआ था वो क्यों हुआ था और उसका दुरुपयोग कौन और कैसे कर रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमें अपनों से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया लाया गया था, तभी तो हमने उसे नाम दिया था सोशल मीडिया, यानी कि हमारा सामाजिक प्रचार तंत्र। शुद्ध हिंदी में कह रहा हूं, हिंदी में ही समझिएगा। लेकिन 2014 आते आते सारे राजनीतिक दल समझ गए थे कि सोशल मीडिया पे आने वाली किसी भी जानकारी की पुष्टि करने की तस्दीक कोई भी उपभोक्ता नहीं ले रहा है। सभी ने झूठ का सहारा ले लिया, व्हाट्सएप को प्लेटफॉर्म बना दिया, फेसबुक को प्लेटफॉर्म बना दिया, इंस्टाग्राम को प्लेटफॉर्म बना दिया, और उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोज बरोज आप तक झूठ फैलाया गया। यहां तक झूठ फैला दिया गया कि भारत का जो इतिहास था, भारत की जो धरोहर थी, उसे बदल दिया गया और कोई भी इसकी पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं था। जो चंद लोग इसकी पुष्टि कर रहे थे उनको आप दर्शकों ने विपक्ष का दलाल या पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा कि उसकी हिम्मत टूट गई। लेकिन आपने ज्ञान पाने के लिए लाइब्रेरी छोड़ दी, व्हाट्सएप पकड़ लिया, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी, जिसमें कोई भी कुछ भी बोल सकता था। मैंने प्रस्तावना में परिचय इसलिए दिया था कि आज मैं जो आपको कह रहा हूं आप शायद मेरे पर भी सवाल उठा सकते थे, इसलिए मेरा परिचय आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। आज माहौल ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने बेडरूम में बैठकर किसी भी झूठ को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकता है। आप ये भी जानने की तस्दीक नहीं ले रहे कि बोलने वाला कौन है, क्यों बोल रहा है, और आप उस झूठ को आगे भेजते जा रहे। अब परिस्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। हमें जो झूठ मिलते हैं उसमें एक रिसर्च हो रही थी। कई दिनों से मैं उस रिसर्च में हिस्सा ले रहा था। कई जानकारियां मेरे पास आई थी। हजारों उदाहरण हमें मिले हैं जो झूठ के रूप में आप तक पहुंचे और आप उसे सच मानकर भारत के इतिहास को ही बदल चुके। लेकिन आप दर्शक अच्छी तरह से समझ जाए, इसके लिए आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचे हुए एक झूठ को मैं भेज रहा हूं।
इस झूठ को आपके सामने आते ही एक सवाल उठेगा, और वो सवाल होगा कि आपके सोचने की शक्ति वाकई सोशल मीडिया ने खींच लिए। आप देखिएगा, आप जनाब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देंगे तो याद रखेंगे, जब जब सरकारों को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की तो आपके व्हाट्सएप में एक मीम आया होगा। चाणक्य ने कहा था, जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तब समझिए कि राजा ईमानदार है। आपने इसको पकड़ लिया और मौजूदा सरकार को क्लीन चिट देके आपके लिए सवाल उठाने वाले विपक्ष पे ही सवाल उठा दिए। परिणाम यह हुआ कि आज भारत में और भारत के कई राज्यों में विपक्ष विफल हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, और यकीन मानिए कहीं पे भी कुशासन नहीं है। जो है वो विफलता विपक्ष की है। लेकिन मैं बात करता हूं चाणक्य की, कि जो आपके पास जो आया मीम कि यकीन मानिए सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो राजा ईमानदार है, नीचे लिखा था चाणक्य। आप दर्शकों ने इस बारे में सोचा भी नहीं कि जब चाणक्य ये कह रहे थे तब क्या भारत में चुनाव हो रहे थे? उस वक्त वाकई चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह रहे होंगे। मौर्य के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा था? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी ऐसा ही था जो मौजूदा हालात में है? और वाकई उस वक्त विपक्ष था तो विपक्ष की भूमिका क्या थी? अब आप ही सोचिए, क्या उस वक्त ये परिस्थिति थी चुनाव की कि चाणक्य को यह कहना पड़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ईमानदार है और सारा विपक्ष उसके खिलाफ हो गया है? आप जनाब को क्या हो गया था? आपने झूठ पे झूठ बेचना चालू कर दिया। आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक इतने झूठ पहुंचते हैं कि आप इसे बेनकाब भी नहीं कर सकते। और अगर करना भी चाहे तो आप दर्शकों की एक सीमा है, आपको यह नहीं पता कि इसका सच कहां है और कैसे ढूंढा जाए, तो आप उस झूठ को अपने पास रखते हैं या तो ज्यादातर दूसरों में बांटते जाते हैं कि ये देखिए भारत का ये हाल है। व्हाट्सएप ने आप लोगों को केवल डराने के अलावा और कुछ नहीं किया है। व्हाट्सएप आपको अपने परिजनों से जोड़ने के लिए आया था, लेकिन भारत की राजनीति ने इसका उपयोग आप सबको डराने के लिए किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस झूठ को बेनकाब नहीं किया जाता। इस झूठ को बेनकाब करने के लिए कई छोटे मोटे संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि इसमें भारत का संविधान खतरे में आ जाएगा, आपके जो मूल अधिकार हैं वो खतरे में आ जाएंगे। और जब कभी आप सरकारों के सामने बोलना चाहेंगे, अपनी समस्या रखना चाहेंगे, तो आप बेजुबान हो जाएंगे। इसलिए अल्ट्र न्यूज ने इसके बारे में एक पहल की है कि आप किसी भी झूठ की पुष्टि करने के लिए अल्ट्र न्यूज का संपर्क करते हैं तो वो आपको सोर्स जरिए बताते हैं कि आपको मिली जो जानकारी है वो वाकई सच है या गलत। सही है तो इसका सोर्स कहाँ है, और गलत है तो इसका सोर्स कहाँ है, वो भी आपको अल्ट्र न्यूज बनाते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से झूठ को बेनकाब करने वाले कई पत्रकार और ऐसे अल्ट्र न्यूज नामक जो संस्था है वो बहुत ही सीमित है और उनके पास कम संसाधन है, वो आप जानते ही है। क्योंकि भारत अभी इस वक्त इस दौर से निकल रहा है कि सरकार की आलोचना करना, याद रखिए सरकार का विरोध कोई नहीं कर रहा है। आप दर्शकों को बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति सरकार का विरोध कर रहा है, ये व्यक्ति सरकार का विरोध कर रहा है। आलोचक और विरोधी के बीच में एक छोटा सा भेद होता है, उसको जानिए। सरकार की हर कोई आलोचना करता है, हर कोई विरोध करता है, ये आपको बताया गया है, वो गलत है। सरकार की जो भी कोई आलोचना करता है उसको विरोधी के रूप में आप दर्शकों के सामने रख दिया जाता है। लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आता हूं कि सरकार की जो पत्रकार आलोचना कर रहे हैं या जो संस्थानें झूठ को बेनकाब करती है, उन संस्थानों के पास कम संसाधन होते हैं, और जो पत्रकार सरकार के सही या गलत निर्णय को डिबेट के माध्यम से सही साबित करते और आप दर्शकों को ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है,
वो पत्रकार मीडिया हाउस के मालिक बन के बैठे हुए। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक छोटा सा डेमो है। किसान आंदोलन आपको याद आया होगा, किसान आंदोलन खत्म हुआ और खत्म किसानों की जीत के साथ हुआ था, लेकिन भारत की मीडिया ने इसमें भी सरकार की जीत थी और किसानों की हार थी, ये बताने, ये सोचने के लिए आपको मजबूर कर दिया। यहां तक इसके मीडिया ने इस तरह की रिपोर्टिंग की कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिन 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिजन शहीद के दर्जे के लिए एक सरकार से गुहार लगा रहे थे, वो 700 किसानों की बात को भी मीडिया ने छुपा दिया और सरकार के निर्णय को सही साबित कर दिया। उस वक्त भी अगर आप याद करेंगे तो आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक मीम आया होगा। योगेंद्र यादव ने कहा है, ये मीम कह रहा है, योगेंद्र यादव ने कहा है कि हमने सरकार गिराने के लिए परिस्थिति भूमिका सही अदा की थी, किसानों के जरिए सरकार को घेरा था, लेकिन विपक्ष ने सही तरीके से परिस्थिति का लाभ नहीं उठाया। ऐसा मीम मेरे पास भी कई बार आया था, आप तक आया ही होगा। मैंने ये मीम भेजने वाले लोगों से सामने सवाल किए थे कि योगेंद्र यादव ने ये स्टेटमेंट कब कहां दिया था, मुझे बताइए, मैं इस पे कवर करना चाहता हूं। आप यकीन मानिए जनाब, मुझे ये भेजने वाले जो लोग थे उसका रिप्लाई तक नहीं दे पाए थे और उसके बाद मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो मुझे झूठ परोस रहे थे और हर बार उनके झूठ को बेनकाब करने में मेरा कीमती वक्त जाता था। आप तक भी जाता होगा और आपको इस तरह के मीम भेजने वाले को सामने एक ही चीज पूछिए कि आप जनाब ने जो हमें जानकारियां मुहैया कराई है वाकई हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन इसका एक सोर्स बता दीजिए। वो यकीन मानिए सोर्स नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस तरह के मीम हमारे राजनीतिक दलों ने आईटी सेल खोल के हजारों के रूप में रोजाना निर्माण किए हैं और वो आपके व्हाट्सएप पर आते हैं और वो फालतू में नहीं आते। आईटी सेल में ऊंची तनख्वाह से कई नौजवान काम कर रहे हैं जो सच को झूठ में तब्दील करके भारत को खोखला कर रहे हैं और वो तनख्वाह भी ले रहे। आप जनाब तो तनख्वाह नहीं ले रहे, आप खुद पैसा भर के मोबाइल खरीदते हैं, सेवाएं शुरू करते, इंटरनेट खरीदते और आईटी सेल का काम आसान बनाने के लिए जो झूठ आता है उसे सच मानकर हजारों लोगों में बांट रहे हैं। जनाब याद रखिएगा, आप दर्शक भारत की धरोहर है, झूठ के सैनिक नहीं है। अब झूठ के सैनिक नहीं है तो आपकी भी सीमा है कि हमें मिलने वाली जानकारी कौन सी सही है कौन सी झूठ, ये तो हम नहीं जान सकते। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि आप नहीं जान सकते, तो जनाब आप संयम बरतिए। ये मानिए कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो मिल रही है जानकारी वो सारी गलत है, वो पढ़ के अपने तक सीमित रखिए। कृपया इसे आगे न बढ़ाएं, मेहरबानी करके न बनाएं और ज्यादा राजनीतिक मैसेजेस आप तक पहुंचाने वाले लोगों को एक बार, वो आपके परिजन ही होंगे, आपके मित्र ही होंगे, एक बार उन्हें अच्छी भाषा में बता दीजिए कि भारत की राजनीति में मुझे कि जितना हिस्सा लेना है वो मतदाता के रूप में मैं ले रहा हूं। कृपया ऐसे ज्यादा संदेश भेज के मेरा कीमती समय व्यर्थ न करें, क्योंकि भारत की जीडीपी को बढ़ाने का जिम्मा आपका ना हो तो ना सही मेरा जरूर है। इतना कह के एक अपनी सीमा लांघ दीजिए जनाब, वरना परिस्थिति ये रहेगी कि आप झूठ के एक सैनिक बन जाएंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया में आपने इतना भरोसा कर लिया है कि मैंने देखा था कि जब कोरोना काल आया था तो कई डॉक्टरों ने मेरा संपर्क किया था और लोग कह रहे थे, डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि व्हाट्सएप के ऊपर इतने घरेलू नुस्खे आ रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। लोगों ने उसे सही मान लिया है। अगर कोरोना के लक्षण दिख रहे थे तो डॉक्टर को सही मानने से पहले व्हाट्सएप पे जो जो उनको टिप्स मिले थे उसे मान लिया गया। परिस्थिति ये भयावह हो गई कि उन्हें 3 दिन में ठीक होना था वो 40 दिन 30 दिन में ठीक होने लगे। कोरोना बढ़ता गया। याद रखिए, अगर आपको इतिहास जानना है तो लाइब्रेरी है और इलाज कराना है तो डॉक्टर है। इतिहास जानने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग कीजिए, इलाज कराने के लिए डॉक्टर का। व्हाट्सएप के भरोसे पे इतिहास न पढ़े,
व्हाट्सएप के भरोसे पे किसी भी बीमारी का इलाज न करें। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये किया है या सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म ने ये किया है, जो नहीं है उसका डर आप लोगों को बताया गया है। आप अभी एक ट्रेंड चल रहा होगा, चुनाव पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए और आने वाले दिनों में भारत के विभिन्न राज्यों में होने जा रहे हैं। इस साल तो गुजरात में भी होंगे, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक आ गई। जनाब, 6 महीने पहले आप देखेंगे, अपने व्हाट्सएप के इनबॉक्स को चेक कीजिए, तो हिंदू मुस्लिम का जो सिलेबस जो 2014 से चल रहा था वो 6 महीने पहले कम हो गया था, लेकिन 6 महीने के बाद यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही शुरू हो गया है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपको बता दी गई है। जनाब, मैं भी अगर एक घर बनाना चाहता हूं तो मुझे भी एक नक्शे की आवश्यकता होती है, एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप तक पहुंचाई गई है और आपने उस चित्र को, काल्पनिक चित्र को वास्तविकता मानकर हिंदू राष्ट्र बन चुका है, उसी ढांचे में अपने आप को ढाल दिया है। लेकिन आपने उसी व्हाट्सएप पे जिसने हिंदू राष्ट्र की कल्पना बताई है या ये बोला है कि 15 साल के अंदर अखंड भारत हो जाएगा, 2030 के अंदर कोई भी हिंदू प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह, हिंदू मुस्लिम के सिलेबस तो आप तक आते ही, मुझसे ज्यादा आप जानते। सामने आपने ये सवाल नहीं किया है कि आप जनाब हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे वो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। संविधान को एक बार पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान ने 1950 में जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया था तो संविधान ने कहा था कि ये भारत देश, इसमें हर एक को अपना धर्म, अपनी रीत रस्म और अपनी आजादी से जीने का अधिकार इस देश में दिया जाएगा। इसके लिए इस संविधान को अस्तित्व में लाया जाता है और वो संविधान बदलने की क्षमता क्या हमारी संसद में है। आप संविधान खुद पढ़िए, मुझ पे भी भरोसा ना करें, संविधान पढ़िए और फिर कल सोचिए कि हिंदू राष्ट्र का जो आपको अभी सिलेबस पढ़ाया जाता है वो वाकई कितना इफेक्टिव है या कभी होगा या नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में आपने 105 रुपये लीटर पेट्रोल भराना समझ लिया है। मैं वो भटके हुए नौजवानों से सहानुभूति रखता हूं जो टीवी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो 500 रुपये में भी मैं पेट्रोल भरा दूंगा। अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र में आपका योगदान स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, लेकिन जनाब उन नौजवानों को एक बार पूछे उनके घर में क्या समस्या है, वो खुल के बोल भी नहीं पाते। आपको हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू राष्ट्र का सपना सबसे पहले किसने देखा था? आपने हिस्ट्री चेक की है? मैं एक किताब का नाम देता हूं, अलाइव सरदार। मैं व्हाट्सएप नहीं हूं, पढ़ने का कष्ट कीजिएगा। सरदार की जीवनी है, अलाइव सरदार, राजा राम मोहन राय गांधी ने लिखी हुई है अलाइव सरदार, जिसमें सरदार साहब जब अपनी तबीयत को लेकर दिल्ली छोड़कर बॉम्बे जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे, तब M.K. गाडगिल का हाथ पकड़कर कह रहे थे कि जवाहर के साथ आपके कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं हूं, तो कृपया आप जवाहर का हाथ न छोड़िएगा। तब M.K. गाडगिल कहते हैं कि जवाहर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तब सरदार नाराज हो जाते हैं और सरदार कहते हैं कि जवाहरलाल ये गलत कर रहे हैं, भारत ऐसे नहीं बना है, भारत की मिट्टी में हर किसी का खून शामिल है, इसमें हिंदुओं ने इतना योगदान दिया है, भारत को आजाद कराने में उतना ही योगदान मुस्लिम समुदाय का है, सिख का है, क्रिश्चियन का भी है। हर समुदाय ने अपनी योग्यता साबित की है और हर समुदाय ने यहाँ पर अपना अपना बलिदान दिया है। अगर जवाहरलाल इस बारे में सोच रहे तो मूर्ख है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है कि उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में ये बात छपी भी थी। हिंदू राष्ट्र की दूसरी एक मिसाल आपके सामने पेश करने जाता हूं। हाल ही में कश्मीर फाइल्स आप देख चुके हैं, कश्मीर फाइल्स बनी, उसमें एक बड़ा विवाद हो चुका था
उस वक्त कश्मीर के जो गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा, 1975 इमरजेंसी को लेकर आप दर्शकों को कितना भटकाया गया है। वाकई वो काले दिन थे, लेकिन जितने थे उससे भी बड़ी कालत पूछ के आप दर्शकों के सामने पेश की है व्हाट्सएप ने। तो जनाब उसी दौर में एक बार मैं आपको ले चलता हूं। 1975 में जब इमरजेंसी आई थी, तब इंदिरा गांधी भले ही प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके पुत्र संजय गांधी को कहा गया था। और संजय गांधी ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हुए उस वक्त के दिल्ली के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा को कहा था कि जामिया मस्जिद और दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में सेनाएं भेज दी जाए और जितने भी मुस्लिम युवक हैं उनकी नसबंदी तक कर दी जाए। जगमोहन मल्होत्रा ने इस बात का विरोध किया था, पहले थोड़ा प्रयास किया था, फिर संभव नहीं हुआ था। अब हिंदू राष्ट्र की कल्पना किसने की थी, ये आप जान लीजिए, किताब पढ़ लीजिए। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, सच और भी कई तरीके से आपको मिलेगा इस बारे में, वो भी जानने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि भारत में पहले 4 मुस्लिम राजा आ चुके हैं। दिल्ली में उनका तख्त था, वो शहंशाह कहलाते थे। वो चारों राजा थे, अलग अलग समय पे मुस्लिमों का शासन यहाँ पर रहा, फिर भी भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए। ये भारत की तासीर है ही नहीं। जो भी यहाँ शासक रहा है उसे पता है कि किसी एक का भारत नहीं हो सकता। भारत इतना सक्षम है कि चारों पिलर उसके हैं, वो चारों दिशा में अलग अलग समुदाय के लोगों ने मजबूती से पकड़ के रखे हैं। यानी कि कोई भी विदेशी ताकत अगर भारत से टकराती है तो वो समुदाय के लोग डट कर सामना करते हैं। सब फिर भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कीजिए, लेकिन एक बार इंडिया गेट पे जाके भारत की सेना में शहीद हुए लोगों की जो सूची इंडिया गेट पे रखी हुई उसको एक बार पढ़ लीजिए। और फिर भी अगर आपको हिंदू राष्ट्र की कल्पना करनी है तो ये जो कल्पना के जो ट्रेलर आपको दिखाते हैं, कम से कम उन्हें एक बार जरूर पूछेगा कि साहब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया ने आपको चुप तो करा दिया है, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता पे भी सवाल खड़े कर दिए है। जो पेट्रोल हमें 60 रुपए में मिल रहा था, वो पेट्रोल हमें 35 रुपए में बेचने की लालच बाबा रामदेव ने दी थी और आपने खूब तालियां बजाई थी। आपके मन में लड्डू फूट रहे थे कि 35 रुपए में हमें पेट्रोल मिल रहा है, किचन का कुछ खर्च कम हो जाएगा, कुछ बचत हो जाएगी। और आपने 60 रुपए के चक्कर में बाबा रामदेव पे भरोसा रखा था। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप दर्शकों ने कभी रामदेव पे भरोसा नहीं किया होगा, लेकिन भारत जो भी भारतीय है, भारत का जो दर्शक है, बड़े पवित्र विचारधारा का व्यक्ति है। उसने रामदेव ने जो भगवा वस्त्र पहना था उस पर भरोसा रखा था। वो पेट्रोल आज 105 रुपए पार होने जा रहा है। और उसी रामदेव पे जब सवाल किए जाते हैं कि आपने 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात की थी और 105 रुपए का हो गया है, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो वही रामदेव ये कह रहे हैं कि मैंने तो उस वक्त ये कहा था मेरी पूंछ निकलेगी। और आप दर्शक इस पे भी खामोश है। वाकई सोशल मीडिया पे आप लोगों को ये सवाल खड़े करने चाहिए थे कि हमें क्यों ठगा गया है और रामदेव को हम बाबा क्यों मान रहे हैं। यकीन मानिए, आपने उस भगवा वस्त्र को एक सच्चाई का प्रतीक माना था, आदर के साथ सम्मान किया था, लेकिन वो तो गीता के श्लोक बांटने नहीं, अपनी साबुन की टिकिया बांटने आप लोगों तक आए थे। ये अब आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझते नहीं है क्योंकि आप सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम सिलेबस पढ़ रहे हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की चर्चा के बाद मैंने ऐसा कोई भ्रम नहीं पाला है कि आप अपनी राजनीतिक पसंद को बदलिए। आप भी ना पाले कि मैं आपकी राजनीतिक पसंद को बदलने के लिए आपसे कह रहा था, लेकिन मैं केवल आपसे गुजारिश करने के लिए आया था। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए थे। यकीन मानिए कि आपके सोशल मीडिया जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उपभोक्ता है, उस पर जो भी कोई जानकारी आप तक आती है वो गलत है। तो कृपया वो जानकारी केवल अपने तक रखें,
उसे दूसरों से साझा न करें। साझा तब करें जब आपने उसकी पुष्टि की हो कि वो सही है, तब तक न करें। और जाने से पहले केवल एक चीज कहता हूं कि इतिहास बदलने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग हुआ है और बदला भी जा चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इतिहास को जानना है तो लाइब्रेरी जाइए, और बीमार शरीर को ठीक कराना है तो डॉक्टर के पास जाइए। ये दोनों परिस्थिति में व्हाट्सएप केवल आपको गुमराह करेगा और कुछ नहीं। आज केवल इतना ही, फिर आपसे रूबरू होऊंगा। नमस्कार।